बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोस में खूबसूरत औरत आई थी। वो तलाक याफ्ता थी और नौकरी करती थी। वो रोज तैयार होकर काम पर जाती तो मोहल्ले के मर्द उसे घूरते। मैंने बहुत मुश्किल से उससे दोस्ती की और दोस्ती जल्द नजदीकी में बदल गई। मैं उसके साथ गुनाह में शामिल हो गया, पर कुछ वक्त के बाद उसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे आदमी से दोस्ती कर ली। मेरी शादी भी पर्देदार कजन से हो गई, पर वो मुझे करीब न आने देती। एक दिन मैंने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की क्योंकि मेरा हक था, पर मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि खुश लिबास औरत का ये तो मतलब नहीं होता कि वो बदकिरदार है। अगर मोहल्ले में कोई नई खातून आई है तो तुम सब क्यों फूले नहीं समाते। मैंने अपने दोस्त जीशान से कहा था, जो अभी भी मुझे सारी रुदात सुना रहा था, कि एक तलाक याफ्ता औरत आई है जिसकी उम्र महज 30-32 साल है। वो खुश लिबास है, मोहल्ले में से यूं गुजरती है जैसे तितली हो और किसी खुशबूदार फूल की तलाश में हो। वो अपनी मुलाजमत करती है, हर रोज गाड़ी में बैठकर काम पर जाती है और गाड़ी में ही वापस आती है। जो कुछ भी कमाती है अपने फैशन पर उड़ा देती है। साथ उसकी एक ज़ईफ माँ है, कोई रोक टोक नहीं उस पर। न जाने हमारे मोहल्ले के किस लड़के की किस्मत खुलने वाली है। जिशान ने मुझे ये भी बताया था कि मोहल्ले का हर मर्द अपनी ट्राई कर रहा है कि शायद ये हूर उसे मिल जाए। वो भी इसी धुन में आजकल लगा हुआ था कि क्या पता उस हसीना की नज़र उस पर पड़ जाए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। एक औरत का जिक्र यूं गली कूचों में करना मुनासिब बात नहीं थी। मैंने जीशान से कहा, कुछ होश करो, खुद भी इस काम से बाज आओ और बाकियों को भी मना करो। एक लड़की जिस तरह का भी रहन सहन रखती हो, उससे माशरे के मर्दों को इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि वो उस पर नजर रखने लगे। जिस तरह हम मर्दों को आज़ादी है, वैसे ही औरतों को भी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। जीशान चिढ़ गया था। वो बोला, तुम बस ही करो अहमर। मैं बोला, जीशान, बात समझने की कोशिश करो। हर फर्द ने अपनी कब्र में अपना हिसाब खुद देना होता है। हम कौन होते हैं महशर से पहले ही हशर बर्पा करने वाले। जीशान कहने लगा, महीने बाद मेरी 10 लाख की कमेटी निकलनी है। अगर नाजनीन एक महीना इस मोहल्ले में बगैर किसी मर्द के साथ दोस्ती किए गुजार लेती है तो मैं 10 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा, नहीं तो तुम मुझे रकम दे देना। जहां से मर्जी इंतजाम करना, मगर पैसे मेरे हाथ पर धरने के लिए तैयार हो तो लगाओ शर्त। मैं मुस्कुरा दिया और जीशान के साथ हाथ मिलाकर बोला, हाँ लगी शर्त। इतना कहकर मैं अपने घर की जानिब चल पड़ा था। मुझे पता था कि ये शर्त मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मुझे इस बात पर तो 100% यकीन था कि ये लड़की जिस कदर वज़ादार और रखरखाव वाली है, उसकी पसंद भी उतनी ही आला होगी। वो यूं ही किसी राह चलते को दिल नहीं दे देती। खैर, घर आया तो अम्मी को रोते हुए पाया था। मैं बोला, क्या बात है, सब खैर तो है ना। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, नहीं अहमर, खैर ही तो नहीं है। मैंने सहरिश के लिए एक रिश्ता देखा था। आज मैं गई थी सहरिश के यहाँ, मगर उसकी सौतेली माँ और सौतेले मामू ने इनकार कर दिया है। वो उसकी शादी नहीं करना चाहते। मैंने कंधे उचका दिए और बोला, इसमें रोने की क्या बात है। ठीक है, वो शादी नहीं करना चाहते तो ना करें, आप क्यों परेशान हो रही हैं। अम्मी कहने लगी, तुम कमाल बात करते हो अहमर। सहरिश मेरा खून है, मेरी सगी बहन की बेटी है। वो गैरों के दर पर पड़ी है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके मैं सहरिश को वहां से आज़ाद करवा लूँ। अहमर, इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती कर जाता है कि उसका खुमियाजा पीछे रहने वालों को उम्र भर भुगतना पड़ता है। सहरिश महज 1 हफ्ते की थी जब उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरी बहन 19 बरस की थी जब वो बेवा हो गई थी। अम्मी ने बाजी का रिश्ता फिर से ढूंढा था। बाजी की शादी होने लगी तो अम्मी ने कहा, सहरिश मुझे दे जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मगर बाजी ने कहा, मैं सहरिश के बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगी। बाजी के शौहर ने सहरिश को सच्चे दिल से कबूल किया था, उसे पलकों पर बिठाया था। बाजी अपनी जिंदगी से खुश थी, मगर वो 2 साल के अंदर अंदर ही बीमार पड़ गई थी। यहाँ तक कि बाजी के दोनों गुर्दे फेल हो गए। वो मौत के मुंह में थी जब अम्मी ने बाजी से कहा कि तुम अपनी बेटी हमारे सुपुर्द कर जाओ। जिंदगी का क्या भरोसा है, आज सांसें चल रही हैं, खुदा ना खास्ता कल कला को तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्ची तुम्हारे शौहर के पास ही रह जाएगी। तो बाजी कहने लगी, अम्मी, मुझे पता है अब मैं चंद दिनों की ही मेहमान हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मगर मैं अपने शौहर को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती। मेरा दूसरा शौहर दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द है। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी बच्ची को अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा। अब मैं उससे उसकी जिंदगी का सहारा नहीं छीनना चाहती। मेरी बेटी अपने बाप के पास ही रहे। अम्मी ने बाजी को बड़ा समझाया था कि बीमारी की वजह से तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है, हमारी बात मान लो। मगर बाजी ने मरते हुए वसीयत कर दी थी कि मेरी बेटी मेरे शौहर के पास ही रहे। खैर,
बाजी का इंतकाल हो गया। बच्ची 2 बरस की थी। भाई संभाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी बीवी भी अच्छी थी। मैं अक्सर अपनी बहन की बेटी का हालचाल मालूम करने उनके घर जाती रहती थी। मुझे पता था कि सहरिश दोनों की आंखों का तारा है, मगर चंद बरस मजीद गुजरे तो भाई का इंतकाल हो गया। अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। भाई के ना तो बाजी से ही औलाद हुई थी और ना ही दूसरी बीवी से। अब उनकी जो बेवा थी वो सहरिश को लेकर अपने भाई के घर जा बसी थी। अब देखा जाए तो माँ भी सौतेली और मामू भी सौतेला। इसीलिए मैंने बड़ी कोशिश की कि सहरिश मुझे मिल जाए, मगर वो औरत रोने पीटने लगती थी। कहने लगती कि अगर ये बच्ची मैंने आपको दे दी तो बरोज़े क़यामत अपने शौहर को क्या मुँह दिखाऊंगी कि आपके जाने के बाद मैं आपकी अमानत को संभाल न सकी। तो मैंने उससे कहा, ये बच्ची तुम्हारे शौहर की भी सगी बेटी नहीं थी, तुम इसे मुझे दे दो। मगर वो औरत मानने को तैयार ही नहीं थी और यूं सहरिश जवान हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो अपने घर की हो जाए, मगर जैसे ही रिश्ता लेकर उनके घर जाती हूँ तो उसका सौतेला मामू शोर डाल देता है और कहता है कि खबरदार, जो सहरिश का रिश्ता इस घर में आया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं उन लोगों का क्या करूं। मैं अम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया था और उनसे कहा, इस मामले पर हम कुछ सोच विचार करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करना है। अम्मी ने कहा, बेटा जल्दी से इसका कोई हल निकालो, मैं तो बहुत उदास रहती हूँ अपनी बेटी के लिए। मैंने अम्मी को दिलासा दिया था और खुद अपने कमरे में आ गया था। मेरे बॉस की कॉल आ गई थी। वो कह रहा था कि कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम तैयारी करके आना, प्रेजेंटेशन तुमने ही पेश करनी है। मेरा बॉस एक अच्छा इंसान था, वो मेरा ख्याल भी करता था और हर चीज़ में मुझे आगे रखता था। वो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द तरक्की कर जाऊं। बॉस ने मुझे जो फाइल्स भेजी थी मैं उस पर तैयारी करने लग गया था और यूं अम्मी का मसला मेरे दिमाग से ही निकल गया। अगले दिन मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही थी। खैर, छुट्टी के वक्त मोहल्ले में वापस आ रहा था तो मुझे एक औरत ने रोक लिया था। वो कहने लगी, बेटा बात सुनो। मैं आगे बढ़ा और बोला, जी फरमाइए। मैं उस औरत को नहीं जानता था, पहले कभी देखा जो नहीं था। उस औरत ने भी मेरे चेहरे पर तजस्सुस देख लिया था। उसने अपने अक़ब में बने घर की जानिब इशारा किया और कहने लगा, मैं कुछ दिन कबल ही इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, इसीलिए तुम मुझे नहीं पहचानते। बेटा, तुम शक्ल से ज़रा शरीफ लगते हो, इसीलिए तुम्हें रोक दिया है। तुम मुझे सब्जी ला दोगे? मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सका था। मैं तो खुद ऑफिस से थका हुआ आया था, मगर फिर मैंने उससे कहा, जी मैं ला देता हूँ। सब्जी करीब से ही मिल जाती थी। मैं आंटी की मतलूबा चीज़ें लाकर दरवाजे तक गया और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, आंटी ने ही दरवाज़ा खोला था। वो कहने लगी, आ जाओ बेटा, घर में आ जाओ। मैंने कहा, नहीं बहुत शुक्रिया, अब मैं घर चलता हूँ। तो कहने लगी, ऐसे मत जाना, मैंने अपनी बेटी से तुम्हारे लिए चाय पकवाई है। वो तो पहले ही कह रही थी कि आप चाय ना बनवाएं। जब आपका मेहमान आ जाएगा तो उससे पूछ लीजिएगा कि उसे तलब है भी कि नहीं। अगर तुम चाय पीने के लिए ना रुके तो मेरी बेटी मुझे बातें सुनाएगी। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं आंटी के साथ उनके घर चला गया था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक औरत मेरे लिए चाय और साथ में समोसे लेकर आ गई थी। जब मैंने नज़र उठाकर उसे देखा तो दंग रह गया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उससे नज़र ही नहीं हटती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहें नीचे की थी। वो एक मुकम्मल औरत थी। ऐसा लगता था जैसे उसे बड़ी फुर्सत से बनाया गया है। मैंने चाय पी तो वो भी अच्छी थी। आंटी मेरे साथ इधर उधर की बातें करती रही थी, जबकि उनकी बेटी चाय रखकर वापस जा चुकी थी। आंटी ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर भी ले लिया था। वो कहने लगी, अगर मुझे कोई काम हुआ तो तुम्हें कॉल कर दिया करूंगी, तुम मेरी बात मान लिया करना। मैंने उनसे कहा, जी ज़रूर, आप यूं ही समझें कि मैं आपका ही बेटा हूं। पहले भी मैं आंटी के साथ अच्छे तरीके से ही पेश आ रहा था, मगर जब उनकी बेटी को देखा तो मेरे लहजे में और चीरनी भर गई थी। खैर, चाय पीकर मैं अपने घर वापस आ गया, मगर मेरी नज़र के सामने से उस लड़की की शक्ल हटती ही नहीं थी। जी चाहता था कि उसे फिर से देख लूं। बाज़ लोग हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो पुरसुकून ज़िंदगी में हलचल मचा देते हैं। नाज़नीन को देख लेने के बाद मुझे भी ऐसे ही महसूस होने लगा था। अब मैं हर रोज़ लाशऊरी तौर पर ऑफिस जाने से पहले मोहल्ले में चंद लम्हे खड़ा रहता था। इधर उधर देखता था कि शायद नाज़नीन की एक झलक मुझे दिख जाए, मगर ऐसा न हुआ था। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया था। रात में टीवी देखकर सोने के लिए लेट गया था जब अचानक से मेरे मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई थी। नंबर आंटी का था, मगर मैसेज आंटी की बेटी का था। अहमर, आप दूध ला देंगे, मेरे सर में दर्द है। नाज़नीन। ये मैसेज पढ़कर तो मेरे पूरे वजूद में हलचल मच गई थी। मैंने जल्दी से मैसेज टाइप किया। 'अभी?' उसका मैसेज आया। जी अभी। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा। 11:30 बजे। 'नाज़नीन, ये मैसेज पढ़कर तो मेरे पूरे वजूद में हलचल मच गई थी। मैंने जल्दी से मैसेज टाइप किया। 'अभी?' उसका मैसेज आया। 'जी अभी।' मैंने मोबाइल पर टाइम देखा।
तो रात के 10 बज चुके थे। मैं उठा। शुक्र था कि अम्मी अब्बू तो सो रहे थे, नहीं तो वो मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही ना देते। मैंने दूध लिया और नाज़नीन के गेट तक पहुंच गया। मैंने कॉल की, मैं आ गया हूं, गेट पर आ जाएं। नाज़नीन कहने लगी, मैंने गेट खोला हुआ है, आप अंदर आ जाएं। मैं थोड़ा सा हैरान तो हुआ, मगर फिर सोचा कि जब लड़की को कोई मसला नहीं है तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं घर में दाखिल हो गया तो नाज़नीन कहने लगी, मेरे साथ किचन में ही आ जाए। मैं बोला, पहले आंटी को तो सलाम कर दूं। नाज़नीन हंस दी। वो कहने लगी, अम्मी तो सो रही हैं। मैं इस बात पर सजदा रह गया था। मैं नाज़नीन के साथ किचन में चला गया था। वो कहने लगी, अगर दिन का वक्त होता तो मैं आपको जहमत ना देती, अम्मी को भेज देती, वो दूध ले आती। मगर हुआ कुछ यूं कि मैं गहरी नींद सो रही थी जब मुझे मेरी जिंदगी के बीते लम्हे ख्वाब में दिखाई देने लगे। मेरा साबिका शौहर भी नजर आया मुझे, तो मेरी आंख खुल गई और फिर दोबारा सो ना पाई। मेरे सर में दर्द होने लगा। चाय बनाने के लिए किचन में गई तो दूध खत्म था। मैं इस टाइम मोहल्ले में निकल तो नहीं सकती थी, इसीलिए आपको कॉल कर दी। मैं बोला, आपके काम आकर मुझे अच्छा लगा है, अब मैं चलता हूँ। नाज़नीन कहने लगी, मैं आपको चाय पिए बगैर तो जाने नहीं दूंगी। तब मैं बोला, हमारा यूं एक साथ रात के इस पहर बातचीत करना मुनासिब नहीं है। नाज़नीन का क्या कहा बुलंद हुआ था फिजा में। वो बोली, जब इंसान के दिल में चोर ना हो तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या सोच कर बैठे हैं। नाज़नीन के एतमाद के सामने मैं डगमगा जाता था, मगर मैं चाय पीने के लिए बैठ गया था। उस आधे घंटे में हम ज़मीन और आसमान, चांद सितारों और कहकशाओं के मुतालिक बातें करते रहे थे। मुझे नाज़नीन बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैं उठकर अपने घर आ गया था। अब नाज़नीन के साथ मेरा राब्ता मोबाइल पर रहने लगा था। हम सारा सारा दिन बातें करते, एक दूसरे को हर बात बताते। नाज़नीन मुझे अक्सर अपनी वालिदा के सो जाने के बाद अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर हम ढेरों बातें किया करते थे। गैर महरम के साथ तन्हाई से मना किया गया है। दो नामहरमों के दरमियान तीसरा शैतान होता है। एक रात हम दोनों शैतान की जद में आ गए थे, या फिर यूं कहना ज्यादा मुनासिब है कि वो आरज़ू जो हम दोनों के दरमियान बड़े दिनों से पनप रही थी, वो पाए तकमील तक पहुंच गई। हम दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। मैं जल्दी से घर चला गया था। 2 दिन तक आपस में राब्ता भी न किया, लेकिन तीसरे दिन मैं नाज़नीन के घर के बाहर मौजूद था। कहते हैं कि पहली बार गलती हो जाए तो फिर इंसान के कदम गलत रास्तों के आदी हो जाते हैं। मैं और नाज़नीन एक दूसरे में खो गए थे। दुनिया का होश ही नहीं रहा था मुझे। एक दिन जीशान मेरे पास आया था। वो कहने लगा, मुझे लगता है मैं शर्त जीत चुका हूं, 10 लाख रखो मेरी हथेली पर। मैं घबरा गया और बोला, तुम्हें कैसे पता ये सब। वो मुस्कुरा दिया और बोला, सिर्फ पता ही नहीं बल्कि मेरे पास तो सबूत भी है। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन रोशन की तो मेरा चेहरा स्याह पड़ गया था। न जाने उसके पास मेरी और नाज़नीन की तस्वीर कहां से आई थी। न मैंने जीशान से पूछा और न ही उसने मुझे बताया। शुक्र है कि तस्वीर तब की थी जब हम दोनों चाय पी रहे थे। जीशान कहने लगा, पैसों के इंतजाम के लिए तुम्हें 2 दिन देता हूं, फिर मुझे पैसे दे देना। ऐसा तो लगता ही नहीं था कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। वो तो कोई कारोबारी इंसान महसूस होता था। मैंने ठीक 2 दिन के बाद उसके पैसे उसे थमा दिए थे। ये वो पैसे थे जो मैं बहुत सालों से जमा कर रहा था। अम्मी ने ही मुझसे कहा था कि अपनी शादी के लिए चंद पैसे ही जोड़ लो। मेरी मेहनत की कमाई यूं ही बेकार गई थी। खैर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अपना सब कुछ लुटाने का जी चाहता है। मैंने भी नाज़नीन के लिए अपनी मेहनत की कमाई उड़ा दी थी, मगर मैं कहाँ जानता था कि ये सब करके भी मैं नाज़नीन को खो दूंगा। रात के 2 बज रहे थे जब मुझे नाज़नीन की कॉल आई थी। वो बहुत रो रही थी। कहने लगी, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। इतनी रकम के मुतालिक सुनकर तो मैं परेशान हो गया था। मैं बोला, नाज़नीन क्या हुआ है आंटी को। वो बोली, मुझे पैसों के मुतालिक बताओ। मैं बोला, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, रुको मैं आता हूं। वो कहने लगी, अगर मैं मोहल्ले में खड़ी होकर किसी को मदद के लिए पुकारूंगी तो 10 लोग आ जाएंगे, मगर पैसे मुझे सिर्फ तुमसे ही मिल सकते हैं क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। ऐसा ही है ना। मैं बोला, हाँ हाँ नाज़नीन, मगर मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। वो फट पड़ी थी और बोली, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने खुद मुझे बताया था कि तुम 10 लाख के मालिक हो। अब भला मैं उसे कैसे यकीन दिलाता अपनी बात पर। मैंने बहुत समझाया कि वो आज ही इस्तेमाल हो गए हैं, मगर वो तो समझी कि शायद मैं अपने पैसे बचा रहा हूं। वो कहने लगी, बताओ कहाँ गए पैसे। अब मैं ये भी तो नहीं कह सकता था कि तुम पर शर्त लगाई थी मगर हार गया। आगे कुआं
और पीछे खाई थी। उसने कॉल काट दी। मैं उसके घर तक गया था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। रही बात पैसों की, तो सुबह तक उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मगर शायद मैं तो एक लम्हे में उसके दिल से ही उतर गया था। अब नाज़नीन ने मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसकी वालदा तो ठीक हो गई थी, मगर उनकी बिगड़ी सेहत हम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर गई थी। किस्मत भी इंसान के साथ अजीब खेल खेलती है। वो पैसे मैं नाज़नीन की शर्त लगाने की वजह से हार चुका था और अब जीशान के हवाले कर चुका था। उन्हीं पैसों के जरिए से जीशान नाज़नीन के करीब आ गया था। मुश्किल वक्त में जीशान उसके काम आया तो नाज़नीन उसको अपने घर बुलाने लगी थी। मैंने एक दो बार नाज़नीन से रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर जब उसकी तरफ से मुझे कोई ख़ास जवाब न मिला तो मैं खुद ही पीछे हट गया था। अगर किसी इंसान के साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं तो उस इंसान को इस अंदाज में छोड़ना चाहिए कि वो आपके साथ वक्त गुजारने पर खुद को कोसे ना। अगर एक वक्त में एक शख्स आपको मुयस्सर था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उम्र भर के लिए हाजिर रहेगा। वो किनारा करे तो आपको भी पीछे हट जाना चाहिए। खैर, नाज़नीन को गंवाने का मुझे दुख तो बहुत था, मगर उस अज़ियत पर अब गम व गुस्सा हावी हो चुका था, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे पूछे बिना ही मेरा रिश्ता सहरिश के लिए मांग आई थी। मैं तो दंग रह गया था। मैं बोला, अम्मी, मैं कल का बच्चा तो नहीं हूं कि आपने मुझसे मेरी राय जानना भी नहीं चाहिए। अम्मी कहने लगी, अहमद, सहरिश का सौतेला मामू इंतकाल कर गया है, इसीलिए तो हमें सहरिश का रिश्ता मिल गया है। मुझे सहरिश की सौतेली अम्मी ने कहा है कि अब आप सहरिश का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रही हैं, तो मैंने हामी भर ली है। किसी और लड़के का रिश्ता लेकर आती तो मैं इनकार कर देती। मैं बोली, क्यों, ऐसी भी क्या बात है? तो वो कहने लगी, शादी के बाद सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैं बोला, अम्मी, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूं। तब अम्मी ने मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, बेटा, तुम्हें खुदा के वास्ता मेरी बात मान लो। मैं कुछ भी कहे बिना घर से बाहर निकल गया था। न जाने हमारे वालिदैन को इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि शादी कोई मजाक नहीं होता, जिंदगी भर का फैसला होता है। एक इंसान के साथ एक छत के नीचे रहना होता है। वालिदैन की एक लम्हे की जज्बातियत औलाद को उम्र भर का रोक दे देती है। ये इस कदर नाजुक सूरत हाल होती है कि इंसान का जहनी सुकून तक इस एक रिश्ते के साथ जुड़ा होता है। तो फिर न जाने वो इस चीज़ को इतना मामूली क्यों समझते हैं। खैर, मैंने अपनी वालिदा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो न समझी। अम्मी ने तो मुझे ये तक कह दिया था कि अगर तुम सहरिश से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रोज़े क़यामत माफ़ नहीं करूंगी। माँ थी वो मेरी। मैं उनके हक के आगे चुप कर गया था। मैंने हामी भर दी तो अम्मी ने चंद ही दिनों में मेरी शादी नाजिश के साथ कर दी थी। वो घूंघट गिराए बैठी थी। मैंने उसका घूंघट पलट दिया तो वो घबरा गई। सहरिश बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी, मगर वो मुझसे खौफ खा रही थी। मैंने अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामने की कोशिश की तो वो मुझसे डर गई और उठकर बाथरूम में खुद को बंद कर चुकी थी। बड़ी देर गुजर गई तो मैंने सहरिश से कहा, तुम आ जाओ कमरे में, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, आकर आराम कर लो। सहरिश की घबराई हुई सी आवाज मेरी समात में आई थी। आप सच कह रहे हैं? मैं बोला, 100% सच। मैं तो वैसे भी जोर जबरदस्ती के हक में नहीं था। सहरिश आकर बेड पर लेट गई तो मैंने उसका ख्याल करके सोफे पर बसेरा कर लिया। मुझे लगा था कि एक दो दिनों में ही सहरिश की झिझक खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वो मुझसे बहुत डरती थी, बात भी नहीं करती थी। एक दिन मैं अम्मी के कमरे में बैठा था, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मैं बोला, अम्मी, आपको क्या हुआ है? तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं जानती हूँ तुमने मेरी खुशी के खातिर सहरिश से शादी तो कर ली है, मगर तुम उससे कबूल नहीं कर पाए। तुम मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे इस इल्ज़ाम तराशी पर बड़ा गुस्सा आया था। मैं बोला, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपकी बहू को ही मुझ में जिन नजर आते हैं। जब से वो ब्याह कर मेरे कमरे में आई है, मुझे सोफे पर सोना पड़ रहा है। ना महरम से दूरी तो समझ में आती है, मगर अपने शौहर से कौन डरता है? मेरी बात सुनकर अम्मी परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, न जाने इस बच्ची ने अपने माजी में क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा, जो मर्दों से इस कदर डरती है। इसके पास तो अपना सगा कोई भी मौजूद नहीं था जिससे अपने दिल की बात ही कर लेती। मुझे भी एहसास हुआ था कि शायद सहरिश किसी बुरे तजुर्बे से गुजरी है। आजकल तो सगे रिश्तों पर भी भरोसा करने से डर लगता है, तो कहाँ ये उम्र भर गैर लोगों में रही है। मैंने सोच लिया था कि जब तक सहरिश का दिल मेरे साथ नहीं मिल जाता, मैं उससे फासला बनाए रखूंगा। सहरिश के चेहरे की जानिब जब भी देखता था तो मेरा दिल पिघल जाता था। वो बहुत मासूम लगती थी। उसकी आंखों की उदासी मेरे दिल को गमगीन कर देती थी।
मैंने अपने आप से अहद किया था कि इस लड़की के साथ मैं हमेशा नरमी के साथ पेश आऊंगा, इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं अपने और सहरिश के रिश्ते को लेकर परेशान था। तब मुझे एक ऐसी बात पता चली कि मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। दरअसल मुझे एक दोस्त के जरिए से पता चला था कि जीशान और नाजनीन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था। जिस दिन मैंने जीशान के साथ शर्त लगाई थी, वो सीधा नाजनीन के पास गया था और उससे कहा था कि 1 महीने से पहले पहले तुम अहमर को अपने जाल में फंसा लो, फिर वो जो 10 लाख मुझे देगा उसमें से 5 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा और 5 लाख खुद रख लूंगा। नाजनीन ने चाल चली और मेरे साथ दोस्ती कर ली थी। उसके बाद पैसा जब मैंने जीशान के हाथ पर रख दिया तो उसने नाजनीन को बता दिया कि अब तो हमें पैसा मिल गया है। तो उस लड़की ने अपनी वालिदा की बीमारी का नाटक किया और मुझे कहा कि पैसे दो, क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बहाने से उसने मेरे साथ रिश्ता खत्म कर लिया था। ये बात मुझे इतनी चुभी थी कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। मैं गुस्से में था, मेरा जी हर चीज से उकता गया था। मुझे आज सहरिश पर भी गुस्सा आया कि वो मेरी बीवी होकर मुझसे दूर भागती है। इसीलिए मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मगर मैं तो दंग रह गया था, क्योंकि वो तो। मैं बोला, सहरिश ये सब क्या है? तो सहरिश कहने लगी, मेरा ये राज मेरी अम्मी को मालूम था और उसके बाद मेरे सौतेले बाप को मालूम था। उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई थी, मगर अम्मी का इंतकाल हो गया तो अब्बू को मेरी देखभाल करने के लिए शादी करना पड़ी। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी से कह दिया था कि हमारी बच्ची के साथ ये मसला है, मगर ये बात किसी और को नहीं बतानी। जब भी मेरी सौतेली माँ ने मेरे खातिर दूसरी शादी न की थी और वो अपने भाई के घर चली गई थी। मुझे उन्होंने बड़े प्यार से रखा, हमेशा मुझे इज्जत दी, मेरा ख्याल रखा, मेरी हर ज़रूरत को भी पूरा किया। मैं ख्वाजा सरा थी, इसीलिए मेरी अम्मी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी। मगर जब उनके भाई का इंतकाल हो गया तो वो परेशान हो गई थी कि इसी तरह एक दिन वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। तो पीछे सहरिश तुम्हारा क्या बनेगा? तुम इस माशरे में कैसे गुजारा करोगी? इसीलिए अम्मी ने मेरे लिए आपका रिश्ता कबूल कर लिया। मैं आपसे इसीलिए दूर दूर रहती थी। ये सब बातें सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि उससे कुछ भी कहे बिना कमरे से बाहर निकल गया था। मैं सारी रात छत पर बैठा रहा था और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करता रहा था। नतीजा ये निकला था कि ये अल्लाह की आजमाइश है मेरे लिए। मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। सहरिश बहुत मासूम थी, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सख्ती नहीं देखी थी। हाँ, माँ बाप की जुदाई तो देखी थी, लेकिन फिर इस बड़े गम के बाद उसे कोई गम न मिला। मैंने खुद से अहद किया था कि मैं नाज़नीन को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैंने उससे सुबह जाकर बात की थी और कहा था कि मुझे बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तो उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी कि हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। मुझे आपके घर की छत की ज़रूरत है, आप दूसरी शादी बेशक कर लीजिएगा। मैंने सहरिश से कहा था, आज से हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुम्हारा हर किस्म का ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे दूसरी शादी करना पड़ेगी। तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। मैंने अम्मी को सहरिश की हकीकत नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि सहरिश की दिल आज़ारी हो। मैंने अम्मी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी बीवी भी सहरिश का बहुत ख्याल रखती थी, उससे प्यार करती थी। मैंने सहरिश को अपनी दोस्त का दर्जा दिया हुआ है। मैं उसके हर दुख सुख में उसके साथ हूँ, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ। मगर मैं अपनी बीवी से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बीवी मेरे 2 बेटों की माँ है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।